रख भरोसा, एक वक्त ऐसा भी आएगा, घड़ी किसी और की होगी, समय तेरा बताएगा। इसी अच्छी सी बात के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करता हूँ। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ रघुवर एंड वेलकम टू रघुवर एकेडमी। देखो, आज हम एक स्पेशल टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेशियो, यानी कि हिंदी में बोलें तो अनुपात। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं, फिर मैं बात बताता हूँ कि इस टॉपिक को लेने का कारण क्या है और अब हम आगे जो तैयारियां करेंगे वो तैयारियां किस तरह से करेंगे। सीजीएल की भी तैयारी हम करेंगे और उसके लेवल के सारे प्रश्न करेंगे। यूपी प्लस का एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम होने जा रहा है, अगर आप इन प्रश्नों को भी करें तो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आपको इन प्रश्नों से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, हम पढ़ने जा रहे हैं अनुपात। वो अनुपात के बारे में पहले मैं छोटा सा बेसिक बताऊंगा उसका, कि सही रीजंस क्या हैं, सही कारण क्या हैं और अनुपात ठीक ठीक होता क्या है। और उसके बाद हम अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे। जिन विद्यार्थियों का थोड़ा प्रैक्टिस है अनुपात का, तो वो इन प्रश्नों को और अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी आप प्रैक्टिस करिए तो ही क्वेश्चन आप कर पाएंगे अच्छे से। चलिए देखो, बाकी आप प्रैक्टिस करो, जब भी आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। और वो बिल्कुल ही बेसिक बच्चों के लिए प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं इस टॉपिक का बेसिक अवश्य बता दे रहा हूँ। प्रश्न जो होंगे वो बहुत ही अच्छे लेवल के होंगे, बढ़िया बढ़िया प्रश्न करने वाले हम लोग। देखो, अब हम शुरू कर रहे हैं जैसे अनुपात। और अनुपात के बारे में पहले हम थोड़ा जानेंगे कि अनुपात होता क्या है और सच में ये होता क्या है, ये जानेंगे। अनुपात, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। अब मैं तुमसे एक बात ये पूछूं कि अनुपात की सही सही परिभाषा क्या है, तो आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। देखो, अनुपात जो होता है वो सच में देखो जो, तो कंपैरिजन होता है। सच में तो ये कंपैरिजन होता है, यानी कि आप एक तुलना करते हैं और जो आप तुलना करते हैं वो आप समान कैटेगरी में तुलना करते हैं, यानी कि समान राशियों में आप तुलना करते हैं। ये बात ध्यान रखना है आपको, समान राशियों में ही तुलना होगी जब आप उस पर्टिकुलर बात को रेशियो कह रहे हो, ये ध्यान रखना है। तो जब राशियां समान होंगी जब भी आप उसे अनुपात में लिख सकते हो। जैसे अगर मैंने कहा कि लड़का अनुपात लड़की, तो ये कहना कतई गलत है ये बिल्कुल, जब तक हम ये ना कहें कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं। कभी आप लड़का लड़की को कंपैरिजन नहीं कर सकते, आप उनके नंबर्स को कंपैरिजन कर सकते हो। तो तुलना जो हो रही है वो समान राशियों के बीच हो रही है। यहाँ हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स में कर रहे हैं। तो जो नंबर है वो एक समान राशि है, वो एक समान राशि है। जब हम इसको अनुपात की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, आर यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग। एक बात और, अगर मैं इसको संख्यात्मक रूप में व्यक्त करूं, तो जैसे अगर मैं कहूं 50%, तो आप इसी को ऐसे भी लिखते हैं कि 1/2, बिकॉज मीनिंग सेम ही है इस बात का। फिर आप कहेंगे कि 1/2 को एक अनुपात दो। तो दीज आर टोटली सेम, दीज आर टोटली सेम। ये अनुपात का एक्चुअल में सही मीनिंग यही है। अब आप सुने, ये इसका एक सही सही मीनिंग है कि अनुपात होता क्या है। वो अनुपात को हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, वो भी समान राशियों में तुलना कर रहे हैं। इस वजह से हम कंपैरिजन इसका कर लेते हैं, अनुपात पढ़ रहे हैं। देखो, एक छोटा सा प्रश्न करते हैं, एक छोटा सा प्रश्न करते हैं अनुपात के इस कॉन्सेप्ट पे, फिर आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्नों को ही हम करेंगे। बाकी जिन बच्चों को बेसिक प्रश्न करने हैं, यूपी पुलिस री एग्जाम के प्रश्न करने हैं, वो मैं क्लास में करा रहा हूँ। इस पे मैं क्लास में करा रहा हूँ, लेकिन लेक्चर में मैं प्रश्न, लेक्चर में हम प्रश्न अच्छे अच्छे ही करेंगे। देखो, पहले मैं एक बेसिक प्रश्न लेता हूँ कि एक प्रश्न अगर ऐसे है कि ए अनुपात बी 2:3 है। ए अनुपात बी कितना है? 2:3।
लेकिन बी अनुपात सी कितना है, 3:4। तो मैं ये आपसे पूछूं ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा, या जो ए बी सी है उनका रेशियो क्या होगा, तो आप कैसे करेंगे। अब बी यहां और बी यहां, बिकॉज बी जो है वो सेम ही रहना चाहिए और यहां बी सेम है भी। तो जब बी सेम है, जब बी सेम है तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट मैं नियम बता दूं वो ज्यादा ठीक रहेगा। आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 2 तिया 6। आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 3 तरह के 9। आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 3 इंटू 4 12। फिर आप अगर ये कैंसिल आउट हो रहे हैं तो आप इनको कैंसिल आउट भी कर लीजिए। आप इसको 2 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 से कर लीजिए, 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 तरह के 9 और 3 चौके 12। तो जो ये 2:3:4 है, ये एबीसी का रेशियो आ गया। इसका अनुपात आ गया ये एबीसी का। बट आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, बिकॉज यहाँ पे जो v है वो सेम है और यहां पर भी v सेम है। तो आप 2 और ये 3 और लास्ट 4, तो यहां से डायरेक्ट भी हो सकता था 2:3:4। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बिल्कुल सिंपल है जब ये बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर ये अलग होता है, एक एग्जांपल लेते हैं अलग वाला। देखो यहां पे करते हैं एक एग्जांपल अलग वाला, जैसे a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5। अब आप यहां पे एबीसी का रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए, बिकॉज आपको ये सेम करने पड़ेंगे, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तरीका मैं आपको बता चुका हूं, या तो आप इसको सेम करके डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, 1 सेकंड में लग जाएगा, नहीं तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो ज्यादा ठीक है आपके लिए। जो आपको बेटर लगता हो वो आप कर लीजिए। देखें 2 का मल्टीप्लाई 4 में करो, 8 हुआ। 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए, 12। और 3 का कर दीजिए 5 में, 15। तो ये जो एबीसी का रेशियो आप प्राप्त कर लेंगे। तो इसका जो रीजन है वो यही है बस। इसका जो मीनिंग है वो मैं आपको सिखा चुका हूं कि रेशियो क्या होता है, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रेशियो, वो ये है। तुलना करनी है आपको, वो भी समान राशियों में। ऐसे ही नहीं कह देना है, जो बच्चे थोड़ा हल्का पढ़ लेते हैं वो ऐसे ही कह देते हैं कि ये अनुपात, बट उनको सही मीनिंग क्लियर नहीं होता है। सही मीनिंग एक्चुअल में ये है कि आप समान राशियों की तुलना करते हैं जब आप अनुपात का यूज कर लेते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अच्छे प्रश्नों की तरफ। ये आप नोट कर लीजिए, अच्छे प्रश्न हम डायरेक्ट करेंगे। अब आपके सामने ऑप्शंस होंगे, आप उन प्रश्नों के सॉल्यूशन करिए और ऑप्शन में जो उसका सही आंसर है वो टिक कीजिए। चलिए देखें। हेलो स्टूडेंट, वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हुई है कि ये वाला जो पार्ट है वो वीडियो में सही से नहीं आया है, बट मैंने इसको प्रॉपरली आपको समझाया है। आप थोड़ा मैनेज करें। ए बी 2-3 है, बी सी 3-4 है, तो उसका ए बी सी रेशियो इतना ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। ये जो लेक्चर है वो स्पेशली डेडिकेटेड है एसएससी सीजीएल के लिए और सभी उन एग्जाम्स के लिए जिसमें अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप इन प्रश्नों को अगर अच्छे से अध्ययन करेंगे तो यूपी पुलिस का री एग्जाम भी ये काफी हेल्पफुल रहेगा उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं। स्पेशली ये टारगेट कर रहा हूं मैं एसएससी सीजीएल के लिए। इसमें आपका CHSL भी कवर हो जाएगा और आपका MTS भी कवर हो जाएगा। अगर आप इन प्रश्नों को कर लेते हैं तो आपको टोटली हेल्प मिलेगी यूपी पुलिस के एग्जाम में। रिसेंटली रेलवे के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो ये हेल्पफुल अवश्य ही रहेंगे। ठीक, चलिए शुरू करता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, देखें क्वेश्चन नंबर 1। हेलो स्टूडेंट्स, देखें क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न आपके सामने है, आप प्रश्न पढ़िए, ऑप्शन भी आपके सामने है। ट्राई करिए आप कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखें a+b, सारे ही प्रश्न बेहतरीन है, बता रहा हूं, मैंने कोई नॉर्मल प्रश्न नहीं लिया है। आप इन प्रश्नों को करिए। a+b, b+c,
अनुपात C प्लस A, ये आपके प्रश्न में दिया है और ये बराबर दिया है 5:7:6 के, एवं A प्लस B प्लस C और दे रखा है, A प्लस B प्लस C बराबर 54 है। तो पता है आपको पूछा गया है, तो पूछा है A अपॉन बी सी अनुपात B अपॉन ए सी अनुपात C अपॉन ए बी, ये पूछा गया है आपको। इस प्रश्न के ऑप्शन हैं, इस प्रश्न के ऑप्शन देखो यहां पे, पहला ऑप्शन है 16, 49, 64, सेकंड ऑप्शन है 4, 9, 16, थर्ड ऑप्शन है 2, 3, 4, फोर ऑप्शन है 4, 25, 81, ये इसके ऑप्शन है। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, समझिएगा इस प्रश्न को और आप इस प्रश्न को सॉल्व करें और सोचें कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो सॉल्यूशन इसका देखो, अगर मैं इन सभी को ऐड करूं, बात समझना, मेरे हिसाब से मुझे लगता है इसमें इसका कोई इस्तेमाल भी नहीं होगा। अगर इसे पूछा है तो एक प्रॉपर्टी आप सुन लेना, बोल रहा हूं मैं, हालांकि उसमें मैं लिखा था उसको, प्रॉपर्टी आप सुन लेना अनुपात की। अनुपात में आप किसी संख्या से गुणा करो या किसी संख्या से भाग लगाओ, अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी संख्या से गुणा या भाग करने पर अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात को आप गांठ मार लीजिए, कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है उस पर। तो एक बात सुन लो, अगर मैं इसका अनुपात चाहता हूं तो इसमें मैं सब में एबीसी का मल्टीप्लाई अगर कर दूं, ध्यान से समझना, एबीसी का मल्टीप्लाई, तो जब एबीसी यहां करेंगे तो बीसी से तो बीसी कट जाएगा ना, ए तो यहां बचेगा और ए पहले से है तो यहां ए स्क्वायर बचा। एबीसी का मल्टीप्लाई आप यहां करो, एबीसी का मल्टीप्लाई करो एबीसी का, क्लियर। तो इस एसी से एसी कट जाएगा, बी बचेगा और बी पहले से यहां पे है तो बी स्क्वायर बचा। आप यहां भी एबीसी का मल्टीप्लाई करिए तो उस एबी से एबी कट जाएगा, सी तो बचेगा और सी पहले से है तो सी स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही है, बिकॉज मैंने मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करने से कोई असर नहीं होता, अनुपात का ध्यान रखना। अब देखो इन सब का अगर हम टोटल करें तो इसमें ए भी डबल है, बी डबल है, सी भी डबल है, तो इन सब का अगर टोटल करोगे आप तो यहां से 2 कॉमन कर लेना, ए प्लस बी प्लस सी, इतना ही होगा। इन सब को टोटल करोगे डबल हो जाएंगे, डबल कॉमन कर दो तो ए प्लस बी प्लस सी बचेगा और बराबर में इन सब का टोटल कर दीजिए, इन सब का टोटल करिए, 7, 5, 12 और 6, 18, तो 18 हो गया। लेकिन आप 2 से जब 18 को कैंसिल करोगे तो 9 बचेगा। अब मुझे यहां से किसी एक सिंगल टर्म की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से किसी एक सिंगल टर्म की वैल्यू कैसे मिलेगी वो सुने। अगर हम ए प्लस बी का 5 यूनिट लगा लेते हैं, कितना यूनिट, 5, ए प्लस बी का 5 है, बी प्लस सी का 7 है, सी प्लस ए का 6 है, लेकिन ए प्लस बी का अगर 5 यूनिट आप यहां लगा लोगे, ए प्लस बी का यूनिट कितना 5, तो सी का कितना लगाएं जिससे टोटल तो 9 ही रहना चाहिए। तो आप कहोगे सर टोटल यहां 5 है तो यहां पे आप 4 लगा दीजिए, तो 5 और 4 9, तो सी का यूनिट 4 आ गया। इस ही पर्टिकुलर वैल्यू से इसका आंसर संभव है, बिल्कुल है। तो इस सी का वैल्यू 4 मैं यहां लगा सकता हूं, बिल्कुल। पावर कितनी है 2, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो मुझे एक बात पक्का हो गया कि इसका आंसर जो भी होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बट एंड में कितना आएगा 16। तो कुल मिला के आपको देखना सिंपल हो गया, बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन बी सही है, इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। मुझे सारे वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन से ही आप जा सकते हो। अगर मैं सी का वैल्यू यहां से 4 लगा दूं तो सी का स्क्वायर 16 हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रश्न आपके सामने है, आप ट्राई करो और ऑप्शन भी आपके सामने है, देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2:4:9 है, बिल्कुल ठीक। यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन देखें इस प्रश्न के, इस प्रश्न के ऑप्शन है 40,90,
60,135, 120,180, 90,40। क्लास बहुत ही मीनिंगफुल है, ये ध्यान रखना। आप ये सोच रहे होंगे कि कोई ज्यादा अच्छे प्रश्न नहीं है, प्रश्न बेस्ट हैं और क्लास भी बेस्ट है, थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, इतना ध्यान रखना। इन प्रश्नों को आप जल्दी तभी कर पाएंगे जब आप ये प्रश्न अच्छे से सीख पाएंगे। मैं अभी इन प्रश्नों को आराम से 1 मिनट के अंदर में कर सकता हूं सारे प्रश्न ये, बट मुझे सिखाना है आपको इन प्रश्नों को। देखें, एक परीक्षा में राकेश और रमेश, राजेश अनुपात, एक और है राकेश, उन तीनों का अनुपात दिया हुआ है, और रमेश, बिल्कुल ठीक, रमेश। इन तीनों के प्राप्त अंकों का अनुपात है 2:4:9, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक। यदि राजेश ने परीक्षा में 3 अंक प्राप्त किए, जो राजेश है उसने परीक्षा में 30 है, 30, राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए। आप मुझे बताओ राजेश ने कितने किए? 30 अंक। आगे पूछा है तो राकेश और रमेश के प्राप्त अंक बताइए। डायरेक्ट यूनिट दे रखी है उसने, इतना सरल सवाल नहीं हो सकता। डायरेक्ट यूनिट दे रखी है तो 2 यूनिट का मान आपको कितना दे रखा है? 30। सारे ऑप्शन आपको ये वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है ऑप्शन में, आप राजेश का ही निकाल लीजिए, राकेश का, रमेश का, किसी का निकाल लीजिए, क्योंकि डिफरेंट है। तो राकेश का निकालेंगे तो 4 यूनिट है, अगर 2 यूनिट का मान 30 है तो 4 का मान कितना होगा? 60। तो राकेश का 60 तो आ रहा होगा, और राकेश यहां सबसे पहले है और फिर बाद में रमेश है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ऑप्शन नंबर बी सही है, बिल्कुल ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 करिए आपने प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 3, एक धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर 175/72 है, आगे पढ़ो, के गुणनखंड से बढ़ जाता है, ठीक, जब उस संख्या में 20% की वृद्धि होती है तो संख्या क्या है? बढ़िया है। इस प्रश्न के आप ऑप्शन देखिए, इस प्रश्न के ऑप्शन है 15, 10, 5 और 12। सुनो, इसका सॉल्यूशन करो, आप टिक लगाओ। देखो, एक धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर 175/72 है, 175/72 है अंतर, 175/72, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं, और व्युत्क्रम का अंतर जो है, उनके व्युत्क्रम का अंतर के गुणनखंड से बढ़ जाता है इतना, ठीक, जब उस संख्या में 20% की वृद्धि होती है। वाओ, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि होती है। आप मुझे एक बात बताओ कि 20% की वृद्धि का मतलब क्या है? 1/5। अगर 20% की वृद्धि का मतलब 1/5 है और मैं मूल संख्या अगर 5 लेकर चलूं, कितनी? 5। अगर मूल संख्या 5 लेकर चलूं तो माना मूल संख्या 5 है, जस्ट 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? बिकॉज व्युत्क्रम बोला है ना, तो 5 का व्युत्क्रम होगा 1/5। कितना होगा अंतर? 25 25 में से 1 गया 24, 24/5, अंतर तो नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 20% बढ़ जाती है, इसका मतलब है 5 की बजाय अब 1 और बढ़ा तो 6 हो जाता है, 5 पर 1 की वृद्धि यानी कि 6 हो जाता है। तो जब आप 6 लेंगे और उसका व्युत्क्रम करेंगे, जब इसमें देखेंगे तो 6 6 36 में से गया 35, 35/6, तो वो इतने गुना बढ़ जाता है, इतने गुणनफल में बढ़ जाता है, ये दिया इतने गुणनफल में बढ़ जाता है, क्लियर। तो आपको अगर इन दोनों में कंपैरिजन करना हो तो मैं कहूं ये इससे इतना गुना है तो वही तो इसका कंपैरिजन है, बट उस बात को कैसे डिफाइन करेंगे? सुनो, 35/6 उसमें भाग लगाइए इसका 24/5 का, तो आप कितना पाओगे? 35 पंजे, बिकॉज लास्ट वाली संख्या ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेगी, ये बातें आपने सीखी होंगी। 35 पंजे 175, बिल्कुल ठीक है, और 24 × 6 144 हो जाएगा। लेकिन सच में वो अंतर आता कितना है? वो अंतर तो है 175/72। यहां से आपको 1 यूनिट का मान मिल जाएगा, 175 से 1 बार कट जाएगा और 144 गुणा में ऊपर चला जाएगा, तो यहां से कुल मिला के 1 यूनिट का मान आ जाएगा, 144 ऊपर जाएगा ना, तो 72 से कट जाएगा 144 2 बार,
और 2 जाएगा ऊपर, 2 एकन 2, तो 1 यूनिट का मान आएगा 2। अगर 1 यूनिट का मान 2 है तो मूल संख्या तो वही 5 थी ना। अगर 1 यूनिट का मान 2 है तो मूल संख्या 5 का मान बताओ कितना होगा, 10। क्लियर? तो कुल मिला के वो संख्या 10 है। क्या आप इस बात को समझ पाए? वेरी गुड। देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मजा आ रहा है? तो आप इन प्रश्नों को करो। क्वेश्चन नंबर है 4। प्रश्न पढ़े, 2 व्यक्ति स्वचालित सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात, जिसमें 120 सीढ़ियां हैं। कुल सीढ़ियां कितनी है? 120। पहले व्यक्ति की गति का अनुपात स्वचालित सीढ़ियों के साथ 2:3 सीढ़ी है। वाह। पहले व्यक्ति, क्वेश्चन पढ़ दूं पहले? ठीक। 2:3 सीढ़ी है। दूसरे व्यक्ति का स्वचालित सीढ़ियों के साथ अनुपात 3:5 है। तो व्यक्ति साथ में कितनी सीढ़ियां चढ़ेंगे? वाह। दोनों की कुल सीढ़ियां पूछी हैं, दोनों व्यक्ति कितनी सीढ़ियां चढ़ेंगे? ऑप्शन देखें पहले आप लोग। इस प्रश्न के जो हैं ऑप्शन वो हैं, क्या 85 सीढ़ियां चढ़ेंगे, या 93 सीढ़ियां चढ़ेंगे, या फिर 80 सीढ़ियां चढ़ेंगे, या फिर 75 सीढ़ियां चढ़ेंगे। सुने, 2 व्यक्ति स्वचालित सीढ़ियों पर चढ़ते हैं जिसमें 120 सीढ़ियां हैं। कुल सीढ़ियां कितनी है? 120। कुल कितनी सीढ़ियां हैं? 120। आगे सुनो, पहले व्यक्ति की गति का अनुपात स्वचालित सीढ़ियों के साथ 2:3 है। यानी कि हम पहले वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं, 2:3 है स्वचालित सीढ़ियों के साथ अनुपात। तो आप मुझे एक बात बताओगे, अगर मैं कुल यूनिट की बात करूं कि सीढ़ियां 3 यूनिट में गुजरती हैं, तो वो व्यक्ति जो पहला वाला है वो 2 यूनिट ही सीढ़ियां चढ़ पाता है, बिकॉज सीढ़ियां 3 गुजर जाती हैं तब तक। तो टोटल अनुपात कितना है? 5। तो 5 में ही तो ये डिवाइड हो जाएंगे सभी। तो 120, 5 यूनिट का मान 120, तो 24 पंजे 120। क्लियर? ठीक। तो कुल मिला के 24 बार ही तो लगेगी, 24 बार। तो 5 यूनिट का मान अगर इतना है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 24 आएगा। 1 यूनिट का मान 24 है तो उस पहले व्यक्ति, बिकॉज व्यक्ति यहां पे है और सीढ़ियां यहां पे हैं, ध्यान रखना। तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? 24 दूनी 48। क्लियर? लेकिन अगर हम दूसरे व्यक्ति की बात करें तो पहले व्यक्ति ने तो 48 सीढ़ियां चढ़ गया, 48 सीढ़ी। दूसरे व्यक्ति की बात करोगे तो दूसरे व्यक्ति का स्वचालित सीढ़ियों के साथ अनुपात 3:5 है। बहुत अच्छे, 3:5। कुल कितना हो जाएगा रेशियो? 8 हो जाएगा कुल। लेकिन सच में कुल सीढ़ियां कितनी है? 120। तो 15 अट्ठे 120। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 15। तो मैं यहां से उस व्यक्ति के द्वारा चली गई सीढ़ियां निकाल सकते हैं। व्यक्ति ने कितनी सीढ़ियां चढ़ी है, बिकॉज ये व्यक्ति है, ये सीढ़ियां गुजरती हैं। सीढ़ियों के साथ व्यक्ति का अनुपात है, तो ये व्यक्ति है, ये सीढ़ियां हैं। तो 15 तिया 45, ये 45 सीढ़ियां चढ़ेगा सेकंड व्यक्ति। तो कुल मिला के इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर कितनी सीढ़ियां चढ़ ली हैं? उसने 48 चढ़ ली, इसने 35 चढ़ ली। तो 48 और 45 कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो कितना ऑप्शन आएगा? 93। 48 प्लस 45, टोटल सीढ़ियां कितनी चढ़ी जाएंगी? 93। बिल्कुल ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या आप समझ पा रहे? बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां। देखो पढ़ो, एक टोकरी में आम और सेब होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एक टोकरी में क्या क्या होता है? आम और सेब होते हैं। एक टोकरी में आम और सेब होते हैं। यदि 12 सेब को टोकरी से निकाल दिया जाए तो आम और सेब का अनुपात 5:3 हो जाता है। ठीक है। अगर 20 आम को टोकरी में डाल दिया जाए तो आम और सेब का वही अनुपात 75:39 हो जाता है। तो टोकरी में सेबों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया होगा। ऑप्शन बताएं कौन सा इसका सही। देखो इस प्रश्न के ऑप्शन है 80, 55, 90 या 50। सुने ऐसा, एक टोकरी में आम और सेब हैं। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है सिखाने में, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन जल्दी कर सकते हो, लेकिन जल्दी वही कर सकता है जो सीख सकता है। तो कुल मिला के सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, सिखाएंगे आराम से आपको। एक टोकरी में आम और सेब का अनुपात, आम और
सेब का अनुपात सुनो होते हैं, जिसमें यदि 12 सेब को टोकरी से निकाल दो, बताओ ये आम है ये सेब है, तो मैं 12 सेब टोकरी से माइनस कर रहा हूं, कितने 12। अब सुनो आगे क्या बोला है, तो सेब आम और सेब का अनुपात 5:3 हो जाता है। तो आम और सेब का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है 5:3। ये कब होता है, जब 12 सेब निकल जाते हैं, जब ये अनुपात बन जाता है। आगे सुनो, अगर 20 आम टोकरी में डाल दिए जाए, अब वो आम डाल रहे हैं टोकरी में, सेब निकाले हैं तो अनुपात इतना बन गया है, बट आम डाल रहे हैं, चलिए वो डाल रहे हैं अभी इसमें 20 आम, लेकिन अगर आप इसमें 20 आम डाल देते हैं, कितने आम 20 आम, तो यही अनुपात जो है वो चेंज हो जाता है, आम और सेब का अनुपात 75 अनुपात 39 बन जाता है। अब आप मुझे एक बात बताना, इस प्रोसेस में, इससे यहां तक के सफर में आपने आम तो 20 डाले हैं, बट आपने सेब तो ऊपर 12 निकाले ना, तो लेकिन इस वाले सफर में आपने सेब को बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं किया है। यहां से यहां तक के सफर में आम आपने डाले हैं, लेकिन यहां से यहां तक सेब तो समान होने चाहिए। अगर यहां 3 है या 39 है तो ये गलत बात है, क्योंकि आपने यहां पे आम रखे हैं तो सेब तो समान रहनी चाहिए। तो 3 को आप 39 कैसे बनाओगे, 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 39 बन जाएगा। सेबों की संख्या समान करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, 13 तिया 39, 13 पंजे 65। तो अब अनुपात ये नहीं है, अनुपात ये है। तो हम बात जो करेंगे वो इन दोनों के अंडर में चलेगी बात। अब आर यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग, सुने अब। तो सेब बिल्कुल सेम हो चुके हैं, सेब बिल्कुल सेम हो चुके हैं, लेकिन आप यहां देख रहे हैं तब तक आम कहां तक वृद्धि हो गई, आम में हो गई है तब तक 10 की वृद्धि, और सच में ये 10 की वृद्धि इसी वजह से हुई है। तो आप कहोगे ये जो 10 की वृद्धि है वो किसकी वजह से, 20 की वजह से। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 2। अगर 1 यूनिट का मान 2 है और मुझे कुल इसमें सेब चाहिए सेब, तो यहां से 39 यूनिट का मान तो आ ही सकता है ना। 1 यूनिट का मान 2, तो 39 यूनिट का मान 39 दूनी 78। लेकिन यहां पे सेब 78 हैं, अभी कुल सेब पूछे उसने, आप 12 सेब पहले ही निकाल चुके हैं, माइनस कर चुके हैं, तो आप 78 में 12 जोड़ने के बाद जब आंसर दोगे, कुल सेब अगर करने हैं आपको तो कुल सेबों की संख्या पूछी है, तो कुल सेब बताना कितने होंगे। 78 में 12 आप जोड़ोगे, क्योंकि आप पहले ही सेबों को माइनस कर चुके थे, उनको भी रखना पड़ेगा। तो 78 + 12 कितना हो जाएगा 90, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही है। 78 + 12 सेब आपको रखने पड़ेंगे, जब कितना बनेगा टोटल 90 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही, सी सही हो जाएगा। आप इस प्रश्न को अच्छे समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पढ़ो, एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 अधिक है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कुछ और लड़कियां उसी स्कूल में शामिल हुई, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:5 हो गया। तो लड़कियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो बाद में शामिल हुई हैं। इस प्रश्न के ऑप्शन है, जब तक आप प्रश्न करिए और इसका मुझे सही आंसर बताइए। 31, 51, 52 और 55। करो ट्राई और इसका सही ऑप्शन बताओ। देखें इसका सॉल्यूशन। एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 अधिक है। आप इधर मानो लड़कों की संख्या और इधर मानो लड़कियों की संख्या। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 अधिक है। अब सुनो बात, अगर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 अधिक है, तो अगर मैं ये कहूं कि लड़कियां ए हैं अगर, तो लड़के 30 अधिक हैं, यानी कि 30 + ए, यही तो बोला है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 अधिक है, तो अगर लड़कियों की संख्या ए है तो लड़कों की संख्या 30 + ए हो जाएगी, 30 अधिक, बिल्कुल ठीक है। अब आगे सुनो, इसके बाद कुछ लड़कियां उसी में शामिल और हो गई। अब कुछ लड़कियां और आ गई हैं, तो कुछ का मतलब एक्स लड़कियां और जोड़ लीजिए। कुछ लड़कियां आ गई हैं तो एक्स लड़कियां और आ गई हैं उसमें। अब बात समझें आप, ऐसा होने पर हुआ क्या है कि जैसे ही कुछ लड़कियां शामिल हुई हैं, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:5 बन जाता है। आप मुझे बताओ, लड़के लड़कियों का अनुपात कितना बन जाता है 3:5, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं
ऐसा होने पर अनुपात इतना बना है, तो इसको भी तो मैं अनुपात में ट्रांसफर कर सकता हूं ना। तो 30 प्लस ए, और बटे में अनुपात का मतलब एक ही है, ए प्लस बटे में आ जाएगा ए प्लस एक्स, बिकॉज अनुपात का मतलब बटे ही होता है। तो एक्स जुड़ने पर इन दोनों का अनुपात आप बनाओगे और सच में अनुपात इतना हो जाता है, ऐसा प्रश्न में कहा है। तो कौन सी कठिन बात बोल दी, बिल्कुल सिंपल बात है। यहां से आप कैसे भी एक्स का वैल्यू निकालिए। शॉर्ट में कैसे निकालोगे, सुनो, 3x तो पक्का होगा, 3x यहां से आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, 3 इंटू ए 3a होगा, और 5 इंटू ए 5a होगा, तो 5a 3a माइनस तो होगा पक्षांतर करने पर, 2a बचेगा। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे 2a बचेगा। प्लस में 30 इंटू 5 150 हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा, 150 हो जाएगा। फिर आप करिए इसको, इतना ही आएगा। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, 3 का भाग दोनों में लगा दीजिए, 3 का भाग यहाँ लगाओगे तो 2/3 हो जाएगा, और ए तो संग में चल ही रहा है। 3 का भाग 150 में लगाओ, 50 हो जाएगा, 150 में से 85 बचेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो कंक्लूजन कुल मिला के ये निकला। और उन्होंने पूछा भी क्या था कि जो शामिल हुई हैं वो लड़कियां बताइए, शामिल होने वाली लड़कियां बताइए, एक्स का वैल्यू पूछा है, और एक्स ही तो मैंने निकाला है, बिल्कुल सही है, एक्स का वैल्यू पूछा है और एक्स ही तो मैंने यहाँ पे कर दिया। तो आप यहां बताओ कि ए की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस ए की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब लड़कियों की संख्या निकाल रहे हो तो ये मत कहना कि 3.5 4.5। नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज एक पूर्ण संख्या होगी। अगर एक पूर्ण संख्या होगी तो ए के स्थान पर क्या लगाना चाहोगे, 3 कट जाएगा जब भी तो पूर्ण बनेगा। और 3 कब कटेगा, 3 कब कैंसिल होगा, जब आप ए के स्थान पर 3 का कोई मल्टीपल रखोगे, गुणज रखोगे, 3 6 9 12, समझ गए आप। तो ए के स्थान पर क्या रखोगे, जबकि संख्या निम्नतम और पूछी है। अगर संख्या मिनिमम पूछी है तो 3 ही तो रख पाओगे, तुमको 3 से छोटा 2 भी तो होता है, तो 2 पे ये दशमलव में जाएगा ना, 3 कटेगा ही नहीं। तो ए के स्थान पे आपको 3 लगाना पड़ेगा। तो जब ए के स्थान पे आप यहाँ 3 लगाओगे तो 3 से 3 कट जाएगा। अब मुझे बताओ कितना बचा, x का मान बचेगा 50 प्लस 2 52 आएगा। तो x का मान 52 आएगा, जो कि मिनिमम नंबर ऑफ x है, मिनिमम नंबर ऑफ x। और x क्या है, बाद में शामिल होने वाली लड़कियां। तो कुल मिला के कितनी लड़कियां शामिल हुई हैं, 52। ये इस प्रश्न का सही आंसर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, करो रिवाइज इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, 7वां प्रश्न। ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है, व्यय का अनुपात 4:5 है, तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करो यदि ए की बचत उसकी आय का 1/4 है। वाह, इस प्रश्न के ऑप्शन है 12:19, 19:12, 3:5 और 5:3। क्लियर, करो आप इस प्रश्न को और टिक लगाओ कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। देखें इसका सॉल्यूशन, ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात, तो मैं यहां पे आय लिख सकता हूं। क्लियर, वो आय का अनुपात दिया क्या, वो समूह 3:4 दिया है। आय का अनुपात कितना दिया है भाई, 3:4 दिया है। आगे सुने, व्यय का अनुपात, व्यय का मतलब क्या होता है, खर्चा। तो जो खर्चा है उस खर्चा का अनुपात है 4:5। तो आय का जो अनुपात है वो है 3:4 और खर्चा का अनुपात है 4:5। आर यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग। देखें आगे, बचत का अनुपात पूछा है तो आप यहां से बचत निकालोगे, कुल मिला के 3 में से 4 घटाओगे, पागल हो बिल्कुल, कुछ तो लॉजिक है प्रश्न में। अब सुने, उन्होंने एक लाइन बोली है, बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन यदि ए की बचत उसकी आय का 1/4 है, इस बात को समझना है। जो ए है उसकी बचत आय का 1/4 है, आय का 1/4 है, आय का 1/4 है, आय का 1/4 है, आय का 1/4 है। क्या आप इस बात को समझ पाए, बचत आय का 1/4। अगर आय को 4 मानो तो बचत 1 है, और 4 में से 1 को कहना 1/4 होता है। ठीक, तो यहां तो चर्चा आय और खर्चे के चल रहे हैं, तो यहां बचत और आय का चल रहा है। मुझे आय और खर्चा का ही अनुपात चाहिए, तो यहां से आय और खर्चे का अनुपात बनाओ, आय
अनुपात खर्च। आय तो आप 4 लगा दोगे। अगर 4 आय है और 1 की बचत है तो खर्चा बताना कितने का अंतर पड़ेगा। 4 में से घटाओ 3। आप 4 रुपए कमाते हैं, 1 रुपया खर्च करते हैं, 1 रुपया बचाते हैं, 4 कमाते हैं, 1 बचाते हैं, 4 कमाते हैं, 1 बचाते हैं, तो खर्चा 3 का ही तो होगा। तो यहां से खर्च 3 आएगा। तो आय और खर्च का रेशियो 4:3 आएगा। तो कुल मिला के इस प्रश्न को मुझे इस रेशियो में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब आपको एक बात ध्यान आ रही होगी कि जब आप रेशियो ट्रांसफर करते हो, रेशियो जब आप बदलते हो, चेंज करते हो, तो पहले रेशियो को समान किया जाता है। ओहो हो, बड़े पते की बात बोली। सुनो, तो पहले रेशियो समान करना है और बात किसकी हो रही है, एक ही। बात किसकी हो रही है, एक ही। तो मैं इनको कैसे समान कर पाऊं बताओ। 3 और 4 को समान कैसे करूं। 3 वाले में मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 का, और 4 वाले में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। जब ये अनुपात समान बन जाएगा, ठीक है, समान बना दिया समान। लेकिन बात तो इसकी हो रही है ना, समान तो हो चुका। अब मैं इसे इस पर अगर लेकर जाऊं 4:3 पर, तो इतने का ही तो इसमें करूंगा इंप्लीमेंट। तो 4:3 का इंप्लीमेंट करो, आय पे 4 का, खर्चे पे 3 का। आय पर 4 का और खर्चे पर 3 का। बोलो क्या ये सही इंप्लीमेंट किया है मैंने, चेक करें। बिल्कुल ठीक। तो कुल मिला के हमें यहां पे क्या देखने को मिलेगा, 4 चौके 16, 16 3 48, 4 चौके 16, 16 चौका 64। बिल्कुल ठीक है, चेंज हो जाएगा भैया। 3 तरह के 9, तो 9 का मल्टीप्लाई करें, 9 चौका 36 और 9 पन्ना 45। तो अब आप यहां से देखेंगे कि ये आय है और ये खर्चा है नीचे, ये आय है, ये खर्चा है, ये आय है, ये खर्चा है। तो अब आप बचत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बचत जब करेंगे, बचत का रेशियो जब आप बताएंगे, तो 48 में से 36 घटा दीजिए। 48 में से 36 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12। रेशियो इसमें से ये घटाओ, आंसर तो आ गया 19 बचेगा। तो 12:19 बचत का रेशियो आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये गई बिलैया 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 बिलैया। बिल्कुल ठीक है आंसर, 12:19, 12:19। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आर यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग। देखो, एक बात आप सुन लेना कि तैयारी तो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, लेकिन क्या आप वास्तव में टॉपिक्स को समझते हो जो तैयारी करते हो। अगर आप वही कर रहे हो तो फिर टाइम लगेगा सिलेक्शन में। अब कुछ बच्चों को यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए बीच में टाइम मिल गया, वो कुछ आलस में चले गए, कुछ फिर भी पढ़ने में लग गए, जबकि उन्हें एक बहुत अच्छा अवसर मिला था, बट उन्होंने अवसर गंवाने पे तुले हैं। फिर भर्ती जब पास में आ जाएगी, फिर कहेंगे आप पढ़ाओ। तो विद्यार्थी की मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये बनाते रहते हैं। मेहनत करना सीखिए। मेहनत, अब तुम कहोगे वाक्य भाई मेहनत मेहनत तो रिक्शे वाला बहुत ज्यादा करता है। पहेलियों में मत जाओ, वास्तव में कह रहा हूं, मेहनत करो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़ें इस प्रश्न को। प्रश्न है 8वां। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है। बहुत अच्छे। ए और बी की मासिक आय का अनुपात करना है 4:5, और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है। मासिक व्यय का अनुपात क्या है, 3:8। यदि ए की आय बी की आय के बराबर है, ए की आय को बी की आय के बराबर कर रहे हैं, तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। वाह, इस प्रश्न के ऑप्शन है 8:3, 2:5, 5:2 या फिर 3:8। करो ट्राई, करें आप इस प्रश्न को ट्राई।
चलिए देखो इसका सॉल्यूशन। इस प्रश्न का सॉल्यूशन है ए और बी की मासिक आय का अनुपात। ए और बी काय का अनुपात दिया है? आय का। इंग्लिश में इनकम कहते हैं, आय मन समझ लेना, आय है। अनुपात कितना है? 4:5। बहुत ठीक है। और उनके मासिक व्यय का अनुपात। व्यय क्या होता है? खर्चा। खर्चा, तो खर्चा का अनुपात क्या दिया है? 3:8। यदि ए की आय बी की आय के यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है। वाह वाह वाह। ए की आय कौन सी है? ये वाली। बी के व्यय के बराबर है। बी का व्यय कितना है? बी का व्यय ये क्या? खर्चा। खर्चा को व्यय कहते हैं। ए की आय बी के व्यय के बराबर है। अब बराबर तो भैया बोला, लेकिन बराबर है कहां? तो बराबर करोगे, इस 4 को 8 के बराबर करो। जब इस 4 को तुम 8 के बराबर करोगे तो इसमें आपको 2 का गुणा करना पड़ जाएगा पूरे में। तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10। और इसको उतार लीजिए, पहले से कितना है? 3:8। तो अब आपने ए का आय और बी का व्यय बराबर कर पाया है। कर लिया बराबर, बिल्कुल ठीक। अब आगे पढ़े। तो ए और बी की बचत का अनुपात बताइए। अब क्या है? खत्म हो गया भाई। आय ये है, खर्चा ये है, बचत का अनुपात पूछा है। कर दे माइनस। 8 में से 3 गया 5, 10 में से 8 गए 2, ये तो सिमट गए। 5:2, बिल्कुल ठीक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 5:2, बिल्कुल ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9। जो भी है देख लो, कोई कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा रहा हूं मैं तो बस। देखें, एक डिब्बे में 435 बल्ब हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक डिब्बे में 435 बल्ब हैं। यदि कुछ बल्ब टूट जाते हैं तो टूटे और बिना टूटे बल्बों का अनुपात 1:x है। यदि x एक पूर्ण संख्या है तो डिब्बे में टूटे हुए बल्बों की संख्या ज्ञात कीजिए। वाह वाह वाह। देखें, इस प्रश्न के ऑप्शन है 3 होगी, 87 होगी, या 3,87 में से कुछ भी हो सकती है, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। देखें, एक डिब्बे में 435 बल्ब हैं। कुल कितने बल्ब हैं? 435 बल्ब। मुझे बताओ कुल बल्बों की संख्या कितनी है? 435, बिल्कुल ठीक है। कुल बल्बों की संख्या कितनी है? 435। यदि कुछ बल्ब टूट जाते हैं, टूट जाने दो, तो टूटे और बिना टूटे बल्बों का अनुपात, टूटे और बिना टूटे, टूटे और बिना टूटे, टूटे और बिना टूटे बल्बों का अनुपात 1:x है। कितना है? 1:x, बिल्कुल ठीक। यदि x एक पूर्ण संख्या है, यदि ये x जो है वो एक पूर्ण संख्या है, ध्यान रखना इस बात का। यदि x एक पूर्ण संख्या है तो डिब्बे में टूटे हुए बल्बों की संख्या क्या होगी? टूटे हुए बल्बों की संख्या क्या होगी? टूटे हुए बल्बों की संख्या 1 यूनिट होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे। डिब्बे में टूटे हुए बल्बों की संख्या क्या होगी? देखें, सुनो, आप मुझे बताओ टूटे हुए बल्बों की संख्या यानी कि 1 यूनिट का मान हमें चाहिए। बट मुझे बताओ यहाँ पे टोटल यूनिट है कितनी? 1 और x। अगर 1 और x का टोटल कर लोगे तो टोटल यूनिट आ जाएगी ना। तो 1 + x ये कुल हो गया, यानी कि टूटे और बिना टूटे दोनों हो गए। लेकिन सच में कुल कितने हैं? 435। समझ गए? तो यहां से अगर मैं एक कहूं कि ये 1 + x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां से मैं इस 1 यूनिट का मान निकाल सकता हूं। फिर 1 + x पूरा डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां से 1 बराबर 435 और कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 1 + x। 1 यूनिट का मान आ चुका। तो 1 यूनिट का मान डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं सिखाने के चक्कर में ऐसा कर रहा हूं।
एक यूनिट का मान 435/1 + x। आप ये लाइन यहां से डायरेक्ट यहां ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट सीखो इसको। एक यूनिट का मान इतना हो गया। अब इसके आपको दो हिस्से करने पड़ जाएंगे, ध्यान से समझना, बिकॉज ये जो x है ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। अब ध्यान से, अगर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो कुछ तो इसका मान यहां ऐसा पूर्ण वाला आएगा जो इसका मल्टीपल यहां कोई ना कोई होगा जो कटेगा। कैसे, इस बात समझो। 435 को हम लिख सकते हैं 3 × 87। क्लियर? गलत। अगर आप यहां पे रखेंगे 4, क्योंकि 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, पूर्ण वर्ग हमने 4 लगाया, 4 में एक जोड़ोगे 5 आएगा, तो 5 ऊपर कट जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो यहां 5 कर लो। अभी रटना क्यों है, समझो ना। 5 × 87, बिल्कुल ठीक है। एक कंडीशन क्या बनेगी, बटे में तो x ही आना है, बटे में क्या आना है, बटे में x आना है, 1 + x आना है, बटे में कितना आना है, 1 + x। दूसरी कंडीशन, अगर मैं इसे लिखना चाहूं x के स्थान पर 144 12 का होता है, तो हम अगर यहाँ पे 144 कर दें तो 144 और 1 145, 145 के मल्टीपल में आ जाएगा। 145 तिया, बिल्कुल ठीक है, 145 तिया और वटे में आ जाएगा 1 + x। ध्यान से सुनो, बढ़िया प्रश्न है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसके दो हिस्से कर लिए, आप इनको सॉल्व करो, आएगा इतना ही अभी भी। 87 पंजे इतना, 145 तिया इतना। अब मैं आपको संभावना बताऊं, x के स्थान पर आप 4 लगाओगे, x के स्थान पर आप 144 लगाओगे। 4 लगाओगे जब, तो 4 में एक जुड़ेगा, 5 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 87। जब आप 144 लगाओगे x के स्थान पर, तो 144 + 1 145 हो जाएगा, तो 145 पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना, केवल 3, केवल 3। तो संभावनाएं दोनों हैं, संभावनाएं दोनों हैं। 87 और 3 उस एक यूनिट का मान है जो कि टूटे हुए बल्बों की संख्या है। तो 87 और 3 दोनों की पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जाएगा। ऑप्शन, दोनों की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही बात है, दोनों की पॉसिबिलिटी है। आप इस बात को समझिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3, 3 या 87, इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए एक प्रश्न आप लोगों के लिए, इस प्रश्न को आप करें। एबीसी की आय का अनुपात 3:7:4 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3:5 है। 2400 रुपए की आय में ए 300 रुपए बचाता है, तो क्रमशः बी और सी की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। करो, इस प्रश्न को आप ट्राई करो। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न को आप ट्राई करो। तो सीखना जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, कभी सीखने से व्यक्ति को पीछे नहीं रहना चाहिए। जब जब वो सीख पाएगा तब तब वो आगे बढ़ पाएगा। और क्वेश्चन ठीक ठाक भी किया कीजिए। यूपी पुलिस का री एग्जाम होने जा रहा है और नॉर्मली जो भी टाइम बीच में मिला हुआ है, आप उस टाइम को बिल्कुल भी खराब ना करें और अपने उस टाइम को यूज करें। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड वेल दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे और अच्छे अच्छे प्रश्न करते रहेंगे। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए और रेगुलर पढ़ते रहिए। रेगुलर अध्ययन करना एक बहुत ही अच्छी सतत प्रक्रिया होती है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए और हम ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे। अच्छे अच्छे लेक्चर्स के साथ हम और आप दोनों इंटरेक्ट करते रहेंगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों को सॉल्यूशन करेंगे। लोगों की बातों मत फंसिए। शिक्षा आज के टाइम पे एक बहुत ही बुरा जाल बन चुका है। जो लोग ठीक मानते हैं वो ठीक ही करेंगे और आजकल शिक्षा के माहौल में काफ़ी लोग आ गए हैं। लोगों को चुनना और तय करना मुश्किल होता है कि वो एजुकेशन का सफ़र कैसे तय करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे अंडरस्टैंड करें उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को जिससे वो जूझ रहे हैं। तो मामला वहाँ पे काफ़ी हमें सुधारने की आवश्यकता है। और मैं ये सभी शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि बच्चों को एक तो अच्छी शिक्षा के लिए गाइडेंस करें, हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में मत सोचें, विद्यार्थियों के फ्यूचर से बिल्कुल खिलवाड़ ना करें, उन्हें अच्छी शिक्षा दें और उन्हें हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास कराएं।
बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया दें और मुझे ये बताएं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। इसी तरह के लेक्चर के साथ हम मिलते रहेंगे, और अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।